नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, सरकार गिराने की कोशिशों में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का लिया नाम। कहा, हमारी सरकार सुशासन देते हुए पूरा करेगी कार्यकाल। स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर गुरुवार को होगी सुनवाई। सचिन पायलट गुट ने भी दाखिल कर दिया है कैविएट। हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक दिया है विधायकों को जवाब देने का वक्त। राजस्थान के सियासी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। गहलोत ने चिट्ठी के जरिए कहा है कि चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने लिखा कि सरकार गिराने में भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं। इस साजिश में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का हाथ है। हमारी पार्टी के अति महत्वाकांक्षी नेता भी इसमें शामिल हैं। सीएम ने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त के जरिए सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। सीएम अशोक गहलोत की ओर से ये पत्र 19 जुलाई को लिखा गया था, जो अभी सामने आया है। गहलोत ने मध्य प्रदेश सरकार गिराने का भी जिक्र इस पत्र में किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कमलनाथ सरकार भी बीजेपी की साजिश की वजह से गिरी थी। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की एसएलपी पर गुरुवार को सुनवाई होगी। स्पीकर सीपी जोशी ने नोटिस के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई होगी। स्पीकर सीपी जोशी की दलील है कि उन्होंने बागी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए उनके भेजे गए नोटिस पर स्टे नहीं लगाया जा सकता। दूसरी तरफ सचिन पायलट गुट ने भी स्पीकर की याचिका के खिलाफ कैविएट दाखिल कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि बिना सचिन पायलट गुट का पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनाएगा। कुल मिलाकर अब राजस्थान का रण सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और देश की नजरें गुरुवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। विधानसभा अध्यक्ष को संवैधानिक और कानून के रूप में डिस्क्वालिफिकेशन करने का निर्णय करना है, तो उसकी प्रथम स्टेज ये होती है कि आप शोकाज नोटिस दो। अब जब शोकाज नोटिस के संबंध में ही सारी चीज़ें कोर्ट में स्टक हो गई, तो आगे की प्रक्रिया करने का मतलब विधानसभा का अध्यक्ष, जिसको कानूनन ये अधिकार है डिस्क्वालिफिकेशन करने का, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो एक वैधानिक दृष्टि ये होगी कि विधानसभा का अध्यक्ष एक निर्णय ले और कोर्ट दूसरा निर्णय ले, तो दो संवैधानिक संस्थाएं, उन दोनों के बीच में विरोधाभास नहीं हो, ये सोचकर हमने एसएलपी गई कि भाई इस संबंध में ये जो स्थितियाँ बन रही है उसका निराकरण किया जाना चाहिए, और यही मैटर आज एसएलपी में लगा और कल उसकी सुनवाई होगी। उधर सचिन पायलट ने विधायक गिरिराज मलिंगा को कानूनी नोटिस भेजा है। एडवोकेट हरिहरन के जरिए स्पीड पोस्ट से नोटिस भेजा गया है। गिरिराज मलिंगा से सचिन पायलट पर रुपयों का ऑफर देने के आरोप लगाए गए थे। नोटिस में सचिन पायलट ने कहा है कि अगर गिरिराज मलिंगा 7 दिन में माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं कि विधायक गिरिराज मलिंगा ने सचिन पायलट पर क्या आरोप लगाए थे। जो मेरे से बात हुई वो सचिन जी से बात हुई, उन्होंने पैसे की मेरे से बात जरूर की थी। कितना पैसा? मैंने सचिन पायलट ने आपको कहा था कि आप पैसा लीजिए। पैसा लीजिए। कितने पैसों की बात हुई थी? खूब जिक्के नहीं, जितना चाहिए कोई अमाउंट खूब। अब तो मुंह खोलो, कितना चाहिए? क्या 35 करोड़ की बात आई थी? बिल्कुल 35 की आई, चिंता मत करो, 35 की रेट है। उधर राजस्थान में विधायक खरीद फरोख्त प्रकरण में आरोपी संजय जैन को अदालत ने एक बार फिर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले एसओजी ने संजय जैन को कोर्ट में पेश किया और उनकी 5 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन अदालत ने 2 दिन की ही रिमांड दी। आपको यहां बता दें कि एसओजी ने संजय जैन को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया था। जांच में पता चला है कि आरोपी संजय जैन ने विधायक भंवरलाल शर्मा से बात की थी। माननीय न्यायालय का आदेश है, उसके बारे में तो हमारे कोई कमेंट्स नहीं हो सकते, लेकिन 5 दिन का जो पीरियड था वो ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह की सूचनाएं मिली, जिस तरह का अपराध घटित हुआ है, जो कि एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए पैसे का आदान प्रदान करना, खरीद फरोख्त करना, इस तरह से जो लोकतंत्र के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन
आधार है वही खत्म हो जाएगा। इस प्रकार की जो गतिविधियां कर, रिमांड कितने दिन की दी गई है? 2 दिन की दी गई, अब अगली सुनवाई कब होगी? अब 24 तारीख को। राजस्थान में छापेमारी का खेल लगातार जारी है। सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के घर पर भी छापेमारी की गई है। खबर है कि ये कार्रवाई फर्टिलाइजर स्कैम से जुड़े मामलों में की गई है। सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत खाद और बीज का काम करते हैं, लेकिन राजनीति से उनका सीधे सीधे कोई जुड़ाव नहीं है। राजस्थान में सियासी हलचल के बीच सीएम गहलोत के करीबियों पर लगातार छापे पड़ रहे हैं। राजीव अरोड़ा, धर्मेंद्र राठौर, रतन शर्मा सहित सीएम गहलोत के करीबियों पर केंद्रीय एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। 22 जुलाई को श्री अग्रसेन गहलोत, जिनका कसूर केवल इतना है कि वो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के बड़े भाई हैं, ना वो राजनीति में है ना उनका राजनीति से कोई सरोकार, आज उनके घर पर सुबह से केंद्रीय सशस्त्र बल लगाकर ईडी की रेड कर रहे हैं। सीआरपीएफ और बीएसएफ को वो साथ लेकर आए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपने इस देश में रेड राज पैदा किया हुआ है। आपके रेड राज से राजस्थान डरने वाला नहीं। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र और बीजेपी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर कांग्रेस के नेताओं और उनके रिश्तेदारों के घर पर छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और बीजेपी के नेता अशोक गहलोत की सरकार नहीं गिरा पाए तो एजेंसियों का इस्तेमाल कर दबाव बना रही है। खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस के नेता अंग्रेजों से भी नहीं डरे, ऐसे में एजेंसियों के इस्तेमाल से भी नहीं डरेंगे। उन्होंने कहा कि देश में तानाशाही बढ़ रही है, जिससे लोकतंत्र को खतरा है। देश में लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करके और अपनी मनमानी से, ताकत के दम पर, जांच एजेंसियों के दम पर, लाठी गोली के दम पर केंद्र की सरकार राज करना चाहती है। अब तो सिर्फ ये बाकी रह गया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों को आदेश दे, जाइए बंदूक उठाइए, गोलियां चलाइए, राजस्थान में जो सरकार गिराने का विरोध करे उन मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, सबके ऊपर गोली चला दीजिए। ये बाकी रह गया और कुछ बचा नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के यहाँ पर आज ईडी की रेड हो गई। एक्स एमपी बद्री जाखड़ के यहाँ पर ईडी की रेड हो गई। कोरोना संकट के समय में इनकम टैक्स, ईडी सब रुके हुए हैं। किसी कोरोना को खत्म नहीं करना है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग लगातार जारी है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के भाई के यहाँ पे छापा मारा है। राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए हर ओछे हथकंडे केंद्र की भाजपा सरकार अपना रही है। मैं इतना कह सकता हूँ, इनकी कार्रवाई से कोई डरने वाला नहीं है। लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। अब तो एक ही काम बाकी रह गया कि सिर्फ गोलियां चला दे बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार आकर। उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनाव आयोग को मतपत्र के जरिए विधानसभा उपचुनाव कराने का सुझाव दिया है। कमलनाथ ने चुनाव आयोग को खत लिखकर कहा कि कोरोना महामारी के चलते इस बार के उपचुनाव ईवीएम से ना कराकर मतपत्र से कराए जाएं। सुझाव में उन्होंने कहा कि यदि उपचुनाव ईवीएम से होगा तब अलग अलग मतदाता बार बार ईवीएम पर हाथ की उंगली से बटन दबाकर मतदान करेंगे। ऐसी स्थिति में अन्य मतदाताओं के कोरोना संक्रमित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बता दें कि विधानसभा की 26 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में सदस्य संख्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एनपी प्रजापति ने मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या को चुनौती दी है। एनपी प्रजापति के मुताबिक सदस्यों की संख्या के हिसाब से केवल 15% विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन मौजूदा मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या इससे ज्यादा है। देश के संविधान के मुताबिक किसी भी राज्य सरकार में मंत्रियों की संख्या विधायकों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। देश के संविधान में ये प्रावधान 2003 में एक संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था।
उधर गाजियाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों की गोली का शिकार हुए पत्रकार विक्रम जोशी की अस्पताल में मौत हो गई है। विक्रम जोशी गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी, वेंटिलेटर पर उनको रखा गया था। आज सुबह विक्रम जोशी जिंदगी की जंग हार गए। आपको यहां बता दें कि सोमवार को पत्रकार विक्रम जोशी पर हमला हुआ था। बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी थी। बेहद करीब से सिर में गोली मारी गई थी। जिस वक्त बदमाशों ने हमला किया, उनकी 2 बेटियां उनके साथ थी। पत्रकार विक्रम जोशी ने कुछ दिन पहले उनकी भांजी के साथ छेड़छाड़ को लेकर थाने में तहरीर दी थी, जिसका बदला लेने के लिए बदमाशों ने घेर कर उन पर हमला किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब इस पूरे मामले पर योगी सरकार सवालों के घेरे में है। पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता और पूर्व पत्रकार सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीते 1 साल में पत्रकार की भांजी के साथ छेड़खानी हो रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा कि यूपी में अब अपराध का राज्य हो गया है। इस राम राज्य की कल्पना उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था, और जो वो चला रहे वो राम राज्य नहीं, वो गुंडा राज है। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं हूं, और इसलिए सरप्राइज नहीं हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की 2017 की जो असेंबली चुनी गई थी, जिसमें भाजपा के 312 विधायक हैं, उसमें से 114 विधायकों के खिलाफ आपराधिक आरोप के मामले दर्ज हैं। तो क्या हम इनसे आशा कर सकते हैं कि ये हमारी कानून व्यवस्था को बचाएंगे, ये हमारी कानून व्यवस्था को पुख्ता करेंगे? मुझे ऐसा लगता है ये अपराधी कहां कर सकते हैं। क्या भाजपा शासित प्रदेशों में पत्रकार होना अपराध हो गया है? क्या पत्रकार अब गैंगस्टर की परिभाषा में आते हैं? क्या पत्रकारों के बुलाने से, जानलेवा हमले होने पर विक्रम जोशी जैसे पत्रकारों के बुलाने से पुलिस नहीं आएगी? गुंडों को, खासतौर से नामजद गुंडों द्वारा पत्रकारों की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाएगी? और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो बहुत दयनीय हैं। दिवंगत पत्रकार हमारे साथी विक्रम जोशी के परिजनों के साथ तो मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, पर क्या ये नहीं दर्शाता कि उत्तर प्रदेश, जहां से प्रधानमंत्री खुद सांसद हैं और जहां राम राज्य की स्थापना करने का वादा कर आदित्यनाथ सत्ता में आए थे, राम राज्य तो दूर, प्रदेश में व्यापक गुंडा राज भाजपाइयों ने पैदा कर दिया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने आत्मदाह करने वाली महिला की मौत हो गई है। इलाज के दौरान सिविल अस्पताल में मां साफिया ने दम तोड़ दिया। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र की रहने वाली मां और बेटी ने लोक भवन के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी। साफिया की मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी का सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हम आपको बता दें कि आत्मदाह की कोशिश करने वाली साफिया और उसकी बेटी गुड़िया का नाली को लेकर विवाद था। इसके खिलाफ 9 मई को जामो थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि नाली विवाद में न्याय के लिए लोक भवन के सामने आत्मदाह के लिए उकसाया गया था। इस आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर।
further details, contact 1800-300-26072. मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में लॉकडाउन का ऐलान किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भोपाल में 24 तारीख से 10 दिन का लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान मेडिकल और जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। उन्होंने लोगों से 10 दिन का राशन जमा कर लेने का भी आग्रह किया है। व्यापकता को देखते हुए ऐसा तय किया है कि 24 तारीख मतलब परसों रात को 8 बजे से यानी 25 तारीख को सुबह से 10 दिन के लिए पूरा भोपाल लॉकडाउन रहेगा। बात करेंगे बिहार के दरभंगा जिले से स्थानीय प्राधिकार से बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित भाजपा के एमएलसी सुनील कुमार सिंह का पटना एम्स में निधन हो गया। सुनील कुमार सिंह को 6 दिन पहले कोरोना संक्रमण के कारण एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। वे पहली बार दरभंगा स्थानीय प्राधिकार से विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए थे। वहीं समस्तीपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर रति रमन झा की कोरोना से मौत हो गई। वो जिले के प्रख्यात सर्जन भी थे। सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया था। उन्हें एम्स पटना में भर्ती कराया गया था। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, भयावह होती जा रही है। सुनील जी के परिजनों के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि खुद के एमएलसी का निधन हो गया कोविड-19 की वजह से, और इस स्थिति में बीजेपी को चुनाव की पड़ी है, नीतीश कुमार जी को चुनाव की पड़ी है। तो बेहद दर्दनाक बात है और हम लोग तो लगातार इस बात को कहते रहे। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने डॉक्टर जावेद अली की मौत पर दुख जताया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि डॉक्टर जावेद अली और तमाम डॉक्टर्स जान की बाजी लगाकर इस संकट के दौरान अपनी सेवाएं देते हैं। डॉक्टर जावेद के बारे में दुखद समाचार मिला, वो संविदा पर सेवाएं दे रहे थे। प्रियंका गांधी ने लिखा कि ये समय इन शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा होने का है। सरकार को डॉक्टर जावेद के परिवार की हर संभव मदद करनी चाहिए। आपको बता दें कि डॉक्टर जावेद की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। वो दिल्ली के छतरपुर के क्वारंटीन सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उधर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। ताम्रध्वज साहू ने पुलिस के आधुनिकीकरण को लेकर पहले के मुकाबले कम धन मिलने को लेकर पत्र लिखा है और लगातार कम हो रही धनराशि को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि राज्य का एक बड़ा हिस्सा नक्सल प्रभावित है, ऐसे में धन की कमी चिंताजनक है। वर्ष 13-14 में लगभग हम लोगों को 56 करोड़ रुपया मिलता था इस पुलिस आधुनिकीकरण के लिए, लेकिन अब 19-20 में घटकर वो 20 करोड़ हो गया है। माने जनसंख्या और क्राइम बढ़ा है, राशि कम हो गई है। तो इसके लिए मैंने केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी को पत्र लिखा है कि छत्तीसगढ़ में इस समस्या को देखते हुए इस क्राइम को रोकने के लिए वामपंथ से मुकाबला। छत्तीसगढ़ के धमतरी के तेलिनसत्ती के एक युवक हरदेव सिन्हा की मौत के बाद सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है और प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। रमन सिंह ने लिखा है कि कांग्रेस की कुनीति, कुशासन और कुप्रबंधन ने आज प्रदेश के एक युवक की हत्या कर दी। आत्मदाह करने वाले प्रदेश के युवक को भूपेश बघेल सरकार मानसिक बीमार कहकर जख्मों पर नमक छिड़कती रही। राहुल गांधी बताएं कि हरदेव सिन्हा की मौत का जिम्मेदार कौन है। हरदेव को विनम्र श्रद्धांजलि। दरअसल हरदेव सिन्हा वही शख्स है जिसने 23 दिन पहले रायपुर आकर सीएम आवास के बाहर खुद को आग लगा ली थी। हालांकि उसे बचाने की कोशिशें हुई और रायपुर के एक बर्न सेंटर में उसका इलाज चल रहा था। तब सरकार की तरफ से कहा गया था कि हरदेव सिन्हा 2 साल से मानसिक रूप से अस्वस्थ है। बीजेपी ने युवक की मौत को लेकर कांग्रेस पर हमला किया है और मुआवजे की मांग की है। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के 15 सालों के शासन में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी थी, उसका वो जवाब दे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की जो घटना है बहुत दुखद घटना है कि रोजगार को लेकर के, बड़े उम्मीदों को लेकर के जो रायपुर तक पहुँचे
और उसके बाद उसको निराशा हाथ लगी। मैं ऐसे अवसर पर चाहूँगा कि उसके परिवार को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाए, साथ ही रोजगार की व्यवस्था की जाए और घटना की पूरी जांच होनी चाहिए। रमन सिंह जी के ही कार्यकाल में तो खेमराज सिन्हा ने आवेदन किया था मुख्यमंत्री कार्यालय में, जिस पर रमन सिंह जी के समय कोई कार्यवाही नहीं हुई। बच्चू लाल यादव की कवर्धा सीएम हाउस में आत्महत्या, सतीश नोरगे की आत्महत्या और योगेश साहू विकलांग युवक की सीएम हाउस में आत्महत्या अभी लोग भूले नहीं हैं। रमन सिंह जी इस मामले में जिस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं वह 15 वर्ष तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड भोपाल। कॉल 9165025500। राज्यसभा में आज कई नए सदस्यों ने शपथ ली, जिसमें कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य हैं। राज्यसभा के लिए 62 नए सदस्य चुने गए हैं, जिनमें बीजेपी के 17, जेडीयू के 3, बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के 4 सदस्य चुने गए। एआईएडीएमके और डीएमके ने 3 और आरजेडी और टीआरएस ने 2 और अन्य ने शेष सीटें जीती हैं। वहीं 62 सदस्यों में से 43 पहली बार चुने गए हैं, जबकि 19 सदस्यों की दोबारा वापसी हुई। मैं दिग्विजय सिंह, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर परिवार समेत होम क्वारंटीन हो गए हैं। इस दौरान सीएम किसी से भी नहीं मिलेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गुरुवार को सीएम के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के स्टाफ को भी होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये तमाम कदम मुख्यमंत्री कार्यालय के उप सचिव के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उठाए गए हैं। सचिवालय परिसर को भी एहतियात के तौर पर सैनिटाइज किया गया है। साथ ही संक्रमित लोगों के संपर्क में आए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच भी कराई जा रही है। जो भी हमारा प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक, जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कर, तो हम क्वारंटीन के लिए जा रहे हैं। आप भी क्वारंटीन होने वाले हैं सर? जी। आज दिल्ली में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते कई इलाकों में सड़कों पर गड्ढे हो गए। हम आपको अशोका रोड और महिपालपुर इलाके की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सड़कों पर बारिश की वजह से गड्ढे हो गए। कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गई। कुल मिलाकर सरकार की तैयारियों की पोल खुल गई। ये पहली बात तो है दिल्ली की जनता के लिए था कि आप जब ऐसी बारिश हो तो गाड़ियों की जगह किश्तियाँ लेके जाएं, क्योंकि आपने देखा ही होगा वाटर लॉगिंग किस तरीके की है। प्लस 6 साल से एक सरकार दिल्ली में जो सिर्फ दूसरों पे निशाने ताकती रहती है कि जी ये उसकी गलती है, ये एमसीडी की गलती है, ये केंद्र सरकार की गलती है, बाकी उनकी कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 6 साल से राज करें, 6 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी सिर्फ विज्ञापनों पे मुख्यमंत्री जी हैं। उधर तिनसुकिया में तेल के कुएं में आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं। बचगांव के कुआं नंबर 5 में आग लग गई थी, जिसे बड़ी मुश्किल से बुझाया गया। इस हादसे में 3 विदेशी एक्सपर्ट्स के घायल होने की भी खबर है। कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान का एक और नया पैंतरा सामने आया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें कुलभूषण जाधव को वकील मुहैया कराने की मांग रखी गई है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।